नमस्कार। मैं प्रवीण दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी कक्षा में। टेस्ट कोच बाय एस चंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये कक्षाएं चल रही हैं सीयूईटी के सामान्य हिंदी की, और सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हमने एक दो पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। 2024 का पेपर हम लोग देख चुके हैं, 2023 का एक पेपर देख चुके हैं। आज 2023 का एक पेपर जिसको हमने शुरू किया था उसका सेकंड पार्ट है ना। पिछली कक्षा में हमने एक 23 जून में होने वाले एक पेपर को देखा था, उसके 25 प्रश्न देखे थे और बाकी के 25 प्रश्नों को आज हम कंप्लीट करेंगे, ऐसी हमने बातचीत की थी। याद है ना आप लोगों को? बस अब उसके आगे चलने की बारी है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सारे जो पेपर्स हम लोग हल कर रहे हैं उसके अंदर किस तरह के प्रश्न हैं, प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, वो आप समझ पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। प्रश्नों का लेवल आपको समझ आ रहा होगा कि प्रश्न का लेवल क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और इनको हम किस तरह से अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, हिंदी एक इतना सामान्य सा विषय है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो आप ज्यादा गलतियां न करते हुए अधिकतम अंक प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर यहाँ पर ये आपके लिए कठिन भी हो जाता है, लेकिन हम लोग बहुत इसको आसान कर देंगे, ये बात भी तय है। हम लोग जिस प्रयास में लगे हैं, हम इसको अधिकतम रूप से सामान्य और सहज करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा को शुरू करने में सबसे पहले तो आप लोग मुझे तो जानते ही हैं, खैर मेरा नाम प्रवीण दीक्षित है, या तो आप जानते ही हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम जो खास चीजें डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है इसको, तो आप इसको डाउनलोड कर लें प्लीज। डाउनलोड अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका ऐप है और इस ऐप में आपको फायदा क्या है, लाभ क्या है? आप 100% ऑनलाइन आपको कोचिंग मिल रही है, एक्सपर्ट गाइडेड प्रिपरेशन है आपके पास में प्रैक्टिस टेस्ट सेट है और मॉक एग्जाम्स भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको यहां पर उपलब्ध है पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन। स्कॉलरशिप आपको मिल रही है अप टू 50%, जो कि कहीं भी संभव नहीं होती है ना। अभी के दौर में इतना आपको डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता और ये शायद संभवतः अभी ही मिल रहा है ना। तो इसका आप जल्दी से जल्दी उपभोग कर लें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पिछली कक्षा में हमने 25 प्रश्न किए थे। 25 प्रश्न क्रमांक 26 वो आपके सामने है। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द से। पूछा यह गया है कि एक जोड़ी में आपके सामने, और इस बार देखिए 2025 में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है मैच द कॉलम आएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों के आने की संभावना अधिकतम रहनी है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि जल में जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला, जो बहुत बोलता है, जो नष्ट होने वाला। आपको बताना है इसके अंदर सही क्रम क्या होगा। भाई देखो, अंडा लिखा है, अंडे से जन्म लेने वाला तो अंडज हो गया, सीधी बात है। उसी प्रकार जल से जन्म लेने वाला जलज हो गया, है ना। तो ये जल से जन्म लेने वाला एक का 3 A3 और B1। A3B1 कहां दिख रहा है? A3B1 यहां दिख रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा। मामला ही खत्म हो गया ना, सिंपल था ना। तो ये कहां गया आंसर? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। D4 D2 D4 D। ठीक है, डन है। आसान था। जो बहुत बोलता है वाचाल, जो नष्ट होने वाला है नश्वर, जो जल में जन्म लेने वाला है वह जलज, और अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। आसान था ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 27। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं, वे अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे अगर मैं कह दूं कमल, है ना, तो कमल शब्द को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। कमल शब्द को हम जलज भी कहते हैं, हम अरविंद भी कहते हैं, हम तामरस भी कह देते हैं, हम इसको पुंडरीक भी कह देते हैं। पर ये सारे के सारे शब्द किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। तो ये सब पर्याय हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम कमल के लिए ही करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने शब्द बोलूं जलज,
तो जलज का अर्थ हमेशा कमल नहीं होता, जल में जन्म लेने वाला, ये कमल के लिए भी प्रयोग होता है, ये मछली के लिए भी प्रयोग होता है, ये शंख के लिए भी प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला। अब कमल भी जल में जन्म लेता है, मछली भी और शंख भी, तो इसलिए जलज शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। ये अनेकार्थी हैं। ये क्या है? ये पर्यायवाची हैं। ये क्या है? अनेकार्थी। समझ में आ रहा है? पर्यायवाची, अरविंद का मतलब भी कमल, मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा। जलज का मतलब भी कमल, तामरस का मतलब भी कमल, पुंडरीक का मतलब भी कमल, लेकिन ये बाहर की तरफ जाएगा। जलज का एक अर्थ कमल, जलज का एक अर्थ मछली, जलज का एक अर्थ शंख। ठीक है, तो अनेकार्थी। तो घन, घन शब्द का प्रयोग कहां कहां होता है? देखो, घन शब्द बादल के लिए प्रयोग होता है, घनन घनन घन, है ना? घन मतलब बादल। अच्छा, घन का मतलब हथौड़ा भी होता है। आपने देखा वो बड़ा वाला जो हथौड़ा चलता है ना, लोहा पीटने के लिए, उसको घन कहते हैं। तो घन से ये घना भी हो गया। अब घन का मतलब घनिष्ठ है या घना है? तो भाई घन का मतलब घना तो हो सकता है, घनिष्ठ नहीं हो सकता। ये वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे चलते। अंग शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, अंग, उसको आपको यहां पर देखना है। इसमें असंगत युग्म ढूंढना है। असंगत युग्म का मतलब होता है जिसका अर्थ अंग नहीं होता, वो वाला ढूंढो। तो देखो, शरीर का अंग अंग कहलाता है, कहलाता है। कोई विशेष भाग भी अंग कहलाता है, कहलाता है। हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा अंग कहलाता है, कहलाता है। सामान्य भाग अंग है। वर्गीकरण करना, किसी को अंगीकृत करना, टुकड़ों में बांट लेना, अंग है। ठीक है, वर्गीकरण अंग है, भाग अंग है, बंटवारा, किसी चीज को बांट लेना अंग कहलाता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? है ना, सरल है ना, सहज है ना। बंटवारा शब्द अंग के लिए तो प्रयोग नहीं होता, तो आंसर आ गया। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखो, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वही कर पाएगा जिसने शुद्ध वर्तनी को ठीक ढंग से पढ़ा हो। जिसने नहीं पढ़ा वो गलतियां करेगा। ध्यानपूर्वक देखना। रचयिता, पारलौकिक, पूज्य और श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन सा सही लग रहा है? देखो, समझ लेते हैं। देखो, ये शब्द बना है रचना से, और इता प्रत्यय लगने पर ये क्या होता है? रचयिता होता। तो ये सही, ये गलत। ये पारलौकिक शब्द सही लिखा है। परलोक में जब हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसके अंदर भी मात्रा बढ़ जाती है, इसमें भी मात्रा बढ़ जाती है। पारलौकिक हो, ये सही। पूज्य में गलती क्या है? पूजा शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी होती है, इसी में जब हम यह लगाते हैं तो मात्रा बड़ी लगनी चाहिए। ये पूज्य सही है, ये सही है, ये गलत। उसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है, तो यहां पर इस तरह से होना चाहिए। ये सही, ये गलत। क्या मेरी बात सबको स्पष्ट है? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट है। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपके सामने, कथन के ऊपर प्रश्न है। आपके सामने 2 कथन दे रखे हैं, आपको पढ़ना है। पढ़ने के हिसाब से 4 ऑप्शन में आपको सोच के उत्तर लगा। क्या है प्रश्न? वो कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन मतलब सेशन जो असर्शन ए है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके रीजन यानी कारण के रूप में है। तो पहली बात होगी उसका रीजन, उसका कारण दूसरे में दिखेगा, ऐसा ये बोल रहा है। हाँ? अभिकथन ए क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में आ गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात सही है ना? संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में आ जाए तो तत्सम है, अगर उनमें परिवर्तन आ जाए तो तद्भव है। ठीक है, अब अगला कथन देखिए। अभिकथन आर कहता है आग तत्सम शब्द है। आहा, ये बात तो गलत है। गलत है ना? आग जो है वो तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। अच्छा, तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है? ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। अब आर जो है वो ए की सही व्याख्या है क्या? व्याख्या वाला मामला। और दूसरा बी सत्य भी नहीं है, बी तो सत्य भी नहीं है। ठीक, दूसरा देखो,
ए और बी दोनों सत्य हैं, ये तो बात ही खत्म हो गई। जब है ही नहीं तो हम आगे पढ़ें क्यों? ठीक है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है, गलत, खत्म। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। इस तरह के प्रश्न अगर वहां देखने को मिले तो परेशान मत होना, समझना, उसको पढ़ना, आपको मिल जाएगा उत्तर। चलिए जी, पुनगी किस प्रकार का शब्द है? सोचकर बताइए। तद्भव, देशज, तत्सम और विदेशज। अंत क्या होता है भाई तत्सम तद्भव? तत्सम वे शब्द होते हैं जिनका संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में पदार्पण हो जाए, मूल रूप में हिंदी में आ जाए, तत्सम है। अगर उनमें बदलाव आ जाए तो तद्भव है। अगर वे शब्द बोलियों से उठकर आ जाएं तो देशज हैं, और अगर विदेशी भाषाओं से आ जाएं तो विदेशज हैं। पुनगी शब्द दरअसल देशज शब्द है क्योंकि बोलियों से उठकर आता है, पुनगी, है ना? आसान। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने। हाँ, बढ़िया प्रश्न। जिसने रचनाएं रचनाकार पढ़ी होंगी, जिसने इनको समझा होगा, वही इस पर आगे जा पाएगा, वरना अटक जाएगा। प्रश्न क्या है? लेकिन देखो, लॉजिक से भी इसको हल किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हो तब भी, है ना? सबके सभी रचनाकारों के सन तो याद होंगे नहीं ना, तो इसको याद कैसे करें? देखो, समझो इसको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर 5 हमारे सामने नाम दे रखे हैं, मीराबाई, सूरदास, निर्मल वर्मा, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आप किन किन को जानते हैं? इनमें से सर हम सबको जानते हैं। हो सकता है निर्मल वर्मा को ना जानते हो, वैसे गद्य के बड़े लेखक माने, पर हो सकता है ना जानते हो। फिर भी मीराबाई को जानते हैं, सूरदास को जानते हैं। ये दोनों के दोनों कौन सी काल के हैं? पूर्व मध्यकाल, हाँ या ना? पूर्व मध्यकाल से है। इनको हम भक्ति काल भी कहते हैं ना, भक्ति काल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल के हैं कि नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आधुनिक काल के हैं, निर्मल वर्मा भी आधुनिक काल के हैं। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? आधुनिक काल के हैं। अब आधुनिक काल में भी आपने देखा हो तो भारतेंदु युग है पहला, तो ये फर्स्ट हो गए, और उसके बाद में अगला नाम आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उनके नाम से भी द्विवेदी युग चलता है, तो ये हो गया सेकंड नंबर पे। और स्वाभाविक बात है कि थर्ड नंबर पे कौन चले गए? निर्मल वर्मा। इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बन गया। अब इन दोनों को देखो, सूरदास और मीराबाई। सूरदास कहां है? ब्रज में। मीराबाई कहां है? राजस्थान में। दूसरा, सूरदास और मीराबाई में जो व्यक्ति प्रतिनिधि है उस समय का भक्ति काल में, जो साकार भक्ति में कृष्णाश्रयी जो प्रेम धारा है, कृष्ण भक्ति प्रेम धारा है, उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में हम किसको जानते हैं? मीराबाई को या सूरदास को? स्वाभाविक बात है सूरदास को। तो सूरदास पहले ही हुए होंगे, एक लॉजिक तो यही है ना। तो 1478 में हुए सूरदास, 1498 में हुई कौन? मीराबाई। करीबन 20 साल का, 18-20 साल का अंतर था इन दोनों की उम्र में। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर सबसे पहला नाम आ जाएगा सूरदास का, बी सही। इसके बाद कौन आ जाएंगे? मीराबाई आ जाएंगी, ये देखो सही है। इसके बाद कौन आना चाहिए? भारतेंदु आना चाहिए, डी सही है। इसके बाद कौन आना चाहिए? द्विवेदी युग वाले द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सही है। तो आखिरी में कौन बच गए? निर्मल वर्मा, सही है। और आंसर कैसा एक्यूरेट बैठा? बिल्कुल सही बैठा। तो आंसर लगा दिया हमने ऑप्शन नंबर ए, डन। बात समझे क्या? अरे भाई, मीराबाई से तो शुरू हो नहीं सकती, ना ही आप महावीर प्रसाद द्विवेदी से क्रम सही कर सकते हैं। जन्म तिथि महावीर प्रसाद द्विवेदी इतने बड़े होते कि मीराबाई से आगे निकल जाते ना भाई, ऐसा नहीं। सी भी नहीं हो सकता था, निर्मल वर्मा भी नहीं हो सकता। तो सही उत्तर जो बना वो BADEC ही करेक्ट है। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने, विचार कीजिए, बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है। आजू बाजू छोटा बच्चा भी होगा ना, उससे पूछोगे आंसर लगा देगा। क्या है? गमन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कितना सिंपल मामला था भाई। देखिए, महादेवी वर्मा कवि हैं, छायावादी। रामधारी सिंह दिनकर भी कवि है, छायावादी तो नहीं है पर छायावादी के समकालीन है ना। रामधारी सिंह दिनकर, आपने रश्मि रथी पढ़ी होगी, इन्हीं की रचना है, बहुत जबरदस्त है ना। और भी कई सारी रचनाएं इन्होंने लिखी और जबरदस्त रचनाएं लिखी हैं, एकदम जोश और ओज भरा हुआ तेजस्वी काव्य पाठ आप रामधारी सिंह दिनकर के देखते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक काल की मीराबाई कहलाती हैं, है ना। छायावाद के 4 दृढ़ स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा है। इनके अलावा 3 कौन है?
तो पहला नाम आता है किसका? जयशंकर प्रसाद, दूसरा नाम सुमित्रानंदन पंत, तीसरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इसके अलावा अगर बात करें धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती एक बढ़िया उपन्यासकार, बढ़िया लेखक, बढ़िया कहानीकार माने गए, गजब का लिखा है उन्होंने। और धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा बहुत फेमस उपन्यास है, लघु उपन्यास है, आप जरूर पढ़िएगा। गुल की बन्नो उनकी एक कहानी है, बहुत फेमस है, वो भी आप पढ़ने का समय, अगर आपको समय मिले पढ़िएगा। आप लोगों ने धर्मवीर भारती की कोई कहानी पढ़ी भी होगी अपने स्कूल में, है ना, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। अब मेरे ख्याल से आपने काले मेघा पानी दे पढ़ा होगा, है ना। इंद्रसेना, प्रेमचंद यहाँ पर उपन्यास सम्राट है। इनके उपन्यासों में नाम आता है गोदान, गबन, कर्मभूमि, है ना, रंगभूमि, निर्मला, कई नाम है। इसमें भी एक चीज जो पूछ ली जाती है कि प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो गोदान है। गोदान कैसा? पूर्ण, अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है। लेकिन अगर उनसे अगर पूछें कि अंतिम अपूर्ण उपन्यास या अंतिम उपन्यास कौन सा जो आधा छूट गया, तो उसका नाम क्या होगा? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास है जो अधूरा रह गया था, है ना, अंतिम समय में वो लिख रहे थे, इसको पूरा नहीं कर पाए, बाद में फिर प्रेमचंद जी के पुत्र ने उनको उसको पूरा किया। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से वही कहानी है, एक अभिकथन दिया है, दूसरा रीजन दिया है। पहला अभिकथन क्या दिया है? अभिकथन दिया है प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। कारण दे रखा है प्रेमचंद का गोदान उपन्यास हिंदी का कालजयी उपन्यास है। अब अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी का कालजयी उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, अंतिम उपन्यास गोदान था प्रेमचंद जी। ये तो बात सही लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज यहां पर देखने को वाली है, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि नहीं है, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, है ना, ये लिख सकते। हम इसको कवि नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते कवि? कवि का मतलब होता है काव्य लिखना। काव्य नहीं लिखा प्रेमचंद जी ने, वो गद्य परंपरा के लेखक रहे हैं, तो यहां पर कवि गलत लिखा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे? ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य है, ए सत्य है, ए असत्य है। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लीजिए। समझ रहे हैं बात को? समझ पाए? ये टॉपिक क्लियर हुआ? चलिए, आधिकारिक पत्र लेखन में सम्मिलित नहीं है। कौन सा पत्र ऐसा लग रहा है आपको जो आधिकारिक रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता या सम्मिलित नहीं किया जा सकता? आधिकारिक पत्र लेखन में सम्मिलित नहीं हो सकता। माता पिता को फीस की सहायता हेतु लिखा गया पत्र, पुलिस अधीक्षक को लिखा गया शिकायती पत्र, अखबार के संपादक को लिखा गया सूचनात्मक पत्र, कार्यालय में छुट्टी के लिए दिया गया आवेदन पत्र। भाई देखो, आधिकारिक पत्र लेखन का मतलब होता है औपचारिक, है ना, जिसके अंदर हम औपचारिकता पूरी रखें, जिसके अंदर विषय हो, जिसके अंदर किसको लिखा जा रहा है वो पहले लिखा जाए, उसके अंदर संबोधन उसी तरह से किया जाए। तो यहां पर देखें तो भाई पुलिस अधीक्षक को लिखा गया पत्र आधिकारिक है, अखबार के संपादक के लिए आधिकारिक है, कार्यालय में आधिकारिक है। लेकिन माता पिता को जो लिखा गया वो अनौपचारिक पत्र होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक। इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लोकोक्ति और मुहावरे, मैंने कहा कि लोकोक्ति और मुहावरे बहुत अच्छे से करने होंगे। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, हालांकि मुहावरे लोकोक्ति आसान ही पूछे जा गए हैं अभी तक, बहुत ज्यादा कोई कठिन प्रश्न उन्होंने मुझे देखने को नहीं मिला है। क्या पूछा? घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या मतलब है? मुर्गी खाना, क्या मतलब है? मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, या मुर्गी को दाल से तौलना? अरे बच्चा भी आंसर कर देगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी कहां लिखा है? केवल सी। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए, फिर से एक लोकोक्ति मुहावरे, अपनी करनी पार उतरनी, है ना। अच्छा, ये लोकोक्ति है कि मुहावरा है? ये लोकोक्ति है। इससे पहले क्या था? वो भी लोकोक्ति ही थी। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी करनी पार उतरनी, दोनों लोकोक्तियां हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है। प्रकृति विरुद्ध काम करना, अपने किए का फल भोगना, झगड़ा लगाना, हर तरफ से हानि होना। देखो, अपनी करनी पार उतरनी,
अपनी करनी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा ही पार उतरा जा सकता है। कहां पार? पार मतलब कहां? अरे भाई भव सागर पार किया जा सकता है, तो अपने किए का ही फल भोगता है। ठीक है, प्रकृति विरुद्ध कुछ नहीं है, झगड़ा लगाना नहीं, हर तरफ से हानि होना गलत। नि उपसर्ग का सही शब्द बताइए। नि, अब देखो यहां पे हम कंफ्यूज होते हैं। कहां होते हैं कंफ्यूज? कंफ्यूज होते हैं, एक उपसर्ग है आपका नि और एक है आपका निह। इन दोनों में अंतर क्या है? इस निह से बन जाता है निर और निस, और इसी निस को आप तीन तरह से देखते हैं। एक आपको दिखता है सामान्यतः निश, एक दिखता है आपको ये वाला निश, और एक आपको दिखता है, ठीक। तो जब आपको यहां देखने को मिले तो सिर्फ नी लगा होगा, जबकि यहां देखेंगे तो निर या निस देखेगा, निश निश निस। तो न सिर्फ नी देख के आपको आंसर नहीं करना, उसके आगे भी देखना पड़ेगा। अब यहां देखिए जरा, निर्गुण, तो यहां पर लगा है निर्धन, है ना। यहां देखो निराकार, निर्धन आकार। यहां देखिए निवारण, निधन वारण। और यहां देखिए निरपराध, निर्धन अपराध। आंसर क्या हो गया? वेरी गुड। जिसका वर्ण न किया जा सके निवारण है, नहीं, वर्ण, वर्ण जिसका वर्ण करना, जिसको हल करना, जिसका समाधान निकालना, वो निवारण। ठीक है, भली प्रकार से। नी के दो अर्थ निकलते, निर का मतलब है हीन, निह का मतलब है हीन, सम, समता। जबकि नी का मतलब होता है या तो नहीं, निषेध, या तो निषेध, या फिर इसका मतलब होता है भली प्रकार से। दो अर्थ निकलते हैं भाई इसके, या तो निषेध होगा या फिर भली प्रकार से होगा। निषेध कैसे? जैसे मैंने अगर लिख दिया यहां पे निषेध ही शब्द देखो ना, नि धन सेध, जिसको सेधा ना जा सके निषेध है ना। यहां पर लेकिन एक शब्द है जैसे नियोजन, तो यहां पर जिसकी योजना ना हो ऐसा नहीं है, भली प्रकार से योजना करना क्या है? नियोजन है। इसी प्रकार भली प्रकार से वारण करना क्या है? निवारण है। ठीक, तो यहां पर बात स्पष्ट हो गई, निवारण इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आसान, आपको पूछा गया है पर प्रत्ययों के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि प्रत्यय उपसर्ग बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपके लिए आसान हो जाएगा मामला। वैसे आप उपसर्ग प्रत्यय बहुत ज्यादा कठिन होते नहीं, प्रश्न भी कठिन नहीं आते। देखिए यहां पर कितना आसान है। अपनापन में कौन सा प्रत्यय है? कोई भी बच्चा बता देगा अपनापन में पन प्रत्यय है, हो गया ना, ये एक तो मिल गया हमको। तो क्या है? A3, A3 कहां है? यहां नहीं है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो ये A1 और 4 तो पहले ही कैंसिल हो गए ना। अब 2 3 में देखते हैं। अच्छा, पुजारी में क्या लगा है? क न या आरी? आरी लगा है, तो चलिए B1, B1 कहाँ है? यहाँ नहीं है, B1 यहाँ, यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है। अभी भी टक्कर बराबर जोर की है भैया। आगे देखें, लगान में क लगा है कि न लगा है? भाई कोई बच्चा भी बता देगा न लगा है, तो C4 हो गया। C4 कहाँ है? C4 ये रहा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये वाला आंसर आ गया, खत्म। यहाँ कैंसिल हो गया ना, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। बैठक में आपको अब पूछना है क्या? बैठक में क्या लगेगा? क लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुणवाचक विशेषण का सही उदाहरण समझाइए। गुणवाचक विशेषण समझिएगा। विशेषण जो विशेषता बतलाते हैं, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की, विशेष्य की विशेषता बतलाते हैं, ये विशेषण कहलाते हैं। यहां पर पूछा कौन सा? गुणवाचक। विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है, अब हमको कौन सा देखना है? गुणवाचक देखना है। तो क्या करेगा? किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणदोष बताएगा, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? आओ जरा देखें।
राम खाना खाता है, इसमें तो विशेषण है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। है क्या? नहीं है ना विशेषण। राम खाना खाता है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। राम खेलने में अच्छा, खेलने में क्रिया के साथ लग रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर राम बहुत अधिक पतला है, राम रोज दौड़ता है। अब ये दौड़ने जो है वो क्रिया है, क्रिया की विशेषता है रोज, तो यहां पर क्रिया विशेषण होगा। यहां तो क्या होगा? क्रिया विशेषण, जो कि विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या विशेषता है यहां पर? वह पतला है। कितना पतला है? अधिक पतला है। कितना अधिक? बहुत अधिक। तो ये विशेषण हो गया कौन सा? गुणवाचक। और उसमें भी कौन सा? बहुत अधिक क्या है? प्रविशेषण है। तो विशेषण और प्रविशेषण का प्रयोग। राम पतला है, विशेषण है। कौन? कितना? बहुत अधिक, तो प्रविशेषण है। तो यहां पर जो सही उत्तर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, इसी के साथ हमारे करीबन 10-15 प्रश्न पूरे हुए। कैसा रहा? आप लोगों को मजा आ रहा है? आप लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया, आपने टेस्ट देना शुरू किया, आपको वहां पर टेस्ट अवेलेबल है, आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं यार। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, विशेष्य कहलाता है। अब देखो, एक और विशेषण विशेष्य से प्रश्न है, और ये प्रश्न नहीं है, ये आसान लड्डू जैसा प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? पूछा यह गया है कि विशेष्य क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था कि विशेषण और विशेष्य क्या अंतर है इन दोनों में? ये संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है। और इनकी जो विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। तो इन संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कह देते हैं? ये विशेषण। जो विशेषता बतलाए क्या है? विशेषण है। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो यहां पर क्या आएगा? जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य है, जो संज्ञा या सर्वनाम को की विशेषता बताए वो विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण है, जो पदक्रम में सबसे अंत में हो ना भैया, आंसर क्या आ जाएगा? अगला प्रश्न। प्रश्न है, लड़कियों को बाजार जाना है? लड़कियों को बाजार जाना है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ता कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक, या फिर संप्रदान कारक? और सोचने वाली कहानी है। संबोधन किया जा रहा है कि यहां पर क्या इस तरह का कोई मार्क लगा हुआ है? नहीं। आपने देखा ने को, आपने पढ़ ही रखा है, ने कर्ता को कर्म है शेषोकरण पहचान, संप्रदान को के लिए अपादान से जान, काके की संबंध है, मेपे पर अधिकरण, हेरे अरे संबोधन है, आठों कारक का वर्णन। आपने कारक पढ़े हुए हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है? लड़कियों को। अभी को का मामला तो आप लोग जानते हैं किस में जाएगा? कर्म में जाएगा ना। किसको जाना है? लड़कियों को, है ना। किसको मारा? रावण को मारा। क्या खाया? किसको खाया? आम को खाया। तो यहां पर कर्म कारक सही हो। चलिए जी, अगला प्रश्न। हिंदी में कारकों की संख्या मानी जाती है कितनी? 7, 8, 4 या 2? अभी हाल कारक की बात हुई, एक बार फिर से 8 मैंने कारक बताए थे, ये याद हो गया। कौन कौन सा है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना। 5 हो गए। अब और क्या बचा? बंध, अधिकरण, संबंध। हो गए? ठीक। अब इसके अंदर कर्ता का क्या है? ने, कर्म में को, करण से, संप्रदान को या के लिए, ये के हेतु भी हो जाता है। अपादान से हो गया, इसको द्वारा भी लिख लेते हैं हम, है ना। संबंध में का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन में हे, रे, अरे। ये हो गई कुल मिला के कहानी पूरी। चलिए जी, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत आसान लड्डू जैसा प्रश्न। चांदी घिसती है
में कौन सी क्रिया रूप प्रयुक्त है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक अकर्मक दोनों, या संयुक्त क्रिया? सोचने वाली कहानी है। कहा यह जाता है कि जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। तो अकर्मक हो गया, आंसर आ जाएगा अकर्मक क्रिया। चांदी घिसती है, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, अपने आप हो रहा है। राम चांदी घिसता है तो फिर यहां पर हो जाएगा सकर्मक, है ना। लेकिन कहा यहां पर चांदी खुद पे ही चांदी घिस जाती है तो वो अकर्मक है। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए। इस बार देख रहे हो आप, ये सब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, वचन, लिंग, अविकारी, है ना, ये सब एक ही जगह से प्रश्न आ रहे हैं शब्द भेद से। विस्मया बोधक अव्यय का वाक्य में चिन्हित कीजिए। वाह, इतना सुंदर दृश्य, वाह, खत्म हो गई। संधि, संधि की जोड़ी बनानी है भैया। गुण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि, यण संधि। अब देखो यहां पर बाकी के जो तीन हैं, गुण, अयादि और यण, वो भी स्वर संधि ही है। तो आपको तीन देखने पड़ेंगे। स्वर संधि तो चारों ही है ना, गायक, स्वेच्छा, स्वागत, अधीश्वर। सबसे पहले क्या करते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं। पहला है गायक। गायक में हमको आय दिख रहा है, इसका मतलब गए, धन, अक, गायक हो गया। कौन सी संधि बन गई यहां पर? अयादि स्वर संधि बन गई। दूसरा है स्वेच्छा, स्व, धन, इच्छा, और इसके अनुसार अधन ई बराबर ए, तो ये गुण संधि बन गई। तीसरी क्या है? स्वागत, सु, धन, आगत। स्वाभाविक बात है, सु, धन, आगत। उ का आ से मेल होने पर यण संधि बन रही है। आखिरी में बचा अधीश्वर, है ना, ये अध, धन, ईश्वर। सही है क्या? गलत है, अधि धन ईश्वर, अधि धन ईश्वर। अगर आप अध धन ईश्वर करते तो अधेश्वर हो जाता, अधीश्वर नहीं होता। तो छोटी ईंधन बड़ी ई का मेल होने पर दीर्घ संधि बन रही है, ये हो गया दीर्घ संधि। ठीक है। अब अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो पहली तो अयादि है, तो ये B1 हो गया, और ये गुण है, स्वेच्छा जो है वो गुण है, गुण संधि, और ये स्वागत जो है वो यण है, हो गया, और स्वर संधि अधीश्वर। ठीक है, तो हमका A B1, A2 B1, C4 D3 आंसर आ गया। अगला प्रश्न आसान था ना। प्रश्नों को अगर आप समझ पाए तो आसान, नहीं समझ पाए तो सब गड़बड़। देखें, आसान है प्रश्न ये भी। विद्यालय की संधि क्या है? तो विद्या, धन, आलय। आ का आ से मेल होने पर आ बना, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण दे रखा है, और इसके अंदर जो उत्तर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मतलब केवल सी, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिए, विचार कीजिए, उत्तर लगाइए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? छोटा बच्चा होगा ना, वो भी सही बता देगा। कैसे बता देगा? हमने पढ़ा कि छंद में जो मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक छंदों में हम तीन प्रकार देखते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक छंदों में नाम आता है चौपाई, रोला आदि। इसमें 16-16 मात्राएं, इसमें 24-24 मात्रा। अर्ध सममात्रिक में नाम आता है दोहा, सोरठा, बरवे, गीतिका, हरि गीतिका। इसको श्री गीतिका भी कहते हैं ना, श्री गीतिका भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें 13-11, इसमें 11-13, इसमें 12-7, इसमें 14-12, इसमें 16-12। ठीक है, विषम में फिर कुंडलिया आ जाएगा, छप्पय आ जाएगा, वो अलग कहानी। ठीक, तो हमको यहाँ पे पूछा चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, हमने देखा 16-16 मात्राएं, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। भाई ये सब मैं क्यों बताता हूं, ये सब क्यों बता देता हूं मैं आपको?
इसलिए नहीं बता देता मेरे पास समय ज्यादा है, मैं इसलिए बता देता हूं दोस्तों कि जिस तरह से हम चीजों पे अप्रोच रखेंगे उसी तरह से आपकी एग्जाम में चीजें आपको करने में आसानी होगी। अगर आप एक एक पढ़ने बैठोगे, चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्रा पाई जाती है, अंत में 2 गुरु या 1 गुरु 2 लघु पाए जाते हैं, तो आप याद नहीं रख पाओगे। जब आप इस तरह से उसको एक एक फॉर्मेट में ले आएंगे तो आपको याद रहेंगी, इसके अंदर आप गलतियां नहीं करते। तो इस तरह से मैं अप्रोच आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने समास का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। 5 मुखों का समूह में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है। अब पूछा यह गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। केवल एबीसी, केवल सी, केवल बीसीडी, केवल डीसीएई। अब आप ये सोचें कि इसको कैसे उत्तर लगाएं। देखो, इसको उत्तर लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि 5 मुखों का समूह का मतलब होता क्या है। हम कहते हैं एक शब्द होता है, देखा है, पंचानन। भगवान शिव का नाम है पंचानन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो यहां पंचानन का मतलब होता है 5 आनन, 5 मुखों का समूह, तो पंचानन शब्द है। अच्छा, हम ये पंचानन शब्द हनुमान जी के लिए भी प्रयोग करते हैं, है ना। पंचानन, पंचमुखी हनुमान, पंचमुख शब्द आपने सुना। अच्छा, तो पंचानन का अर्थ एक तो 5 आननों का समूह हो गया, तो द्विगु तो होना ही होना है। केवल सी लगा देंगे आप। देखो यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है। अब यहां पर बहुव्रीहि भी बन रहा है क्योंकि पंचानन भगवान शिव का नाम है, तो बी जो है वो भी करेक्ट है। तो ये वाला तो हम कैंसिल कर दिया, बी यहां भी है, बी यहां भी है और यहां नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बी सी डी या ए बी सी, तो हमारे पास में एक और ऑप्शन बचा डी। डी बोल रहा है क्या? द्वंद्व है। क्या ये द्वंद्व हो सकता है? किसी भी तरह से हो सकता है क्या द्वंद्व? नहीं, द्वंद्व हो ही नहीं सकता। क्या ये अव्ययी भाव हो सकता है क्या? गलती से भी नहीं हो सकता। तो डी और ई तो कहीं आएगा नहीं, तो डी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये तीनों कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आ गया अपने आप का एबीसी। अब आपके मन में आएगा कि सर ये कर्मधारय कैसे है? बहुत सिंपल है। कर्मधारय इसलिए है क्योंकि विशेषण विशेष्य होना चाहिए। अब यहां पर विशेषता क्या है? तो संख्यावाची विशेषण लगा है, तो वो कर्मधारय दरअसल जो द्विगु है वो कर्मधारय का ही एक रूप है। तो ये यहां पर ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी, मेरे ख्याल से अंतिम प्रश्न होना चाहिए, दशानन में कौन सा समास है बताइए। अरे सर, आप भी कैसी बात करते हैं, दशानन का क्या हम समास नहीं बता सकते? बहुव्रीहि है ना। और आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दशानन का नाम रावण से जुड़ा है, तो जब आप तोड़ते हैं दश धन आनन, तो 10 आनन जो है, जिसके हैं 10 आनन, वह कौन है? वह रावण है। तो बहुव्रीहि समास करेक्ट आंसर है। चलिए साहब, इसी के साथ 25 प्रश्न हमारे पूरे हुए। पता होता क्या है ना, 25 प्रश्न, ये जो बाद के 25 प्रश्न होते हैं वो आसान होते हैं, पार्ट 2 आसान होता है। पार्ट 1 के अंदर क्योंकि अपठित गद्यांश होता है, समय ज्यादा लेता है ना, आपको वहां पर भी ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो घबराएं, आपके पास में पर्याप्त समय होगा। 50 प्रश्न करने हैं, 60 मिनट का समय है, मेरे ख्याल से बहुत समय है। आप इजीली, आसानी से, आराम से हर एक प्रश्न को हल कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। बस आपको याद होनी चाहिए चीजें। अगर व्याकरण आपका सटीक है, आपने शब्दकोश पर काम किया हुआ है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख सकते हैं, आपके लिए ये कठिन परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा कठिन उनके लिए होगी जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा है, जो वहां जाकर देखना चाहते हैं कि देखते हैं क्या होता है। उनके लिए इस साल तो मामला सिर्फ देखने लायक ही होगा। चलिए फिलहाल आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है अपनी क्लास को, प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है क्लासेस, इसको कमेंट के जरिए मुझे बताते रहिएगा कि आपको कितने चीजें आज नई सीखने को मिली, कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने गलत हुए, इसके बारे में भी मुझे बताते रहिएगा। फिलहाल आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि इसके जरिए आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। होती है अगली कक्षा में फिर मुलाकात, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।